नमस्कार। अगर मैं कहूँ कि एक सामान्य नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान बजट में अगर कहीं होता है, तो वो इनकम टैक्स संबंधित प्रावधानों पर होता है। क्यों? क्योंकि आयकर एक डायरेक्ट टैक्स है और उसका आपकी जेब पर सीधा-सीधा असर पड़ता है। अब इस बजट में यानी बजट 2026 में आयकर प्रावधानों में क्या परिवर्तन किए गए हैं और वो आपसे किस प्रकार जुड़े हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेकर के इस वीडियो से मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। हाँ, बिफोर आई स्टार्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रखता हूं कि अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है और अगला वित्त वर्ष जिसके लिए बजट है, बजट 2026 लागू होगा वित्त वर्ष 2026-27 पर। तो अगले बजट से जब इनकम टैक्स एक्ट नया लागू हो रहा है, तो इवन इस नए इनकम टैक्स एक्ट में ही 87 चेंजेस भारत सरकार ने प्रपोज कर दिए और लगभग 23 चेंजेस ऑलरेडी जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें भी प्रस्तावित हैं। तो मेरा पर्पस यहाँ आपको डराना नहीं है, केवल ये कहना चाह रहा हूँ या ये उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि इनकम टैक्स लॉ कितना डायनेमिक है। इस बात की वानगी आपको मिलेगी कि जो एक्ट अभी लागू ही नहीं हुआ, जो कि लागू होगा 1/4/2026 से, उसमें भी बजट 2026 ने लगभग 87 चेंजेस प्रपोज कर दिए। आइए देखें आपके काम के क्या-क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, एनी चेंजेस इन इनकम टैक्स स्लैब रेट? आंसर इज अ क्लियर नो। नो चेंजेस इन स्लैब रेट अंडर न्यू एज वेल एज ओल्ड regime फॉर द टैक्स ईयर 26-27। तो वित्त वर्ष 2026-27 या टेक्निकली बोलूं तो टैक्स ईयर 2026-27 के लिए ना तो ओल्ड टैक्स regime की स्लैब रेट में कोई परिवर्तन है इंडिविजुअल करदाताओं के लिए, ना ही न्यू टैक्स regime में कोई परिवर्तन है। और इसका एक रीजन ये भी है कि भारत सरकार ने पिछले बजट में सब्सटेंशियल रिलीफ दी थी कि 12 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पर टैक्स लायबिलिटी आपको निल होगी। तो वही चीज अभी मेंटेन्ड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, ओल्ड टैक्स रेजिम में 12,500 की रिबेट मिलती है अप टू 5 लाख रुपीस टोटल इनकम, और न्यू टैक्स रेजिम में 60,000 रुपए तक की रिबेट मिलती है अप टू 12 लाख रुपीस टोटल इनकम। तो वही सेम अमाउंट आपको वित्त वर्ष 2026-27 में अवेलेबल होगी। एंड नो चेंजेस फर्दर इन द रेट्स ऑफ सरचार्ज और सेस, के सरचार्ज की रेट्स में और HEC जिसको हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं, 4% जो टैक्स के ऊपर लगता है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इस बजट से प्रस्तावित नहीं है। करता हूं दोस्तों, चेंजेस इन टीडीएस टीसीएस रेट, इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। टीसीएस रेट रिड्यूस्ड टू 2% फ्रॉम 5% ऑन ओवरसीज टूर पैकेजेस। यदि आप या आपके परिवारजन मित्रगण कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो हम एक ओवरसीज टूर पैकेज जब बुक करते हैं, तो उस पर 5% एक्स्ट्रा टैक्स हमसे कलेक्ट किया जाता है, जिसका फाइनल क्रेडिट रिटर्न भरते समय हमें मिलता है। इस रेट को प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस में 5 से 2% किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार जो मेडिकल एवं इंजीनियरिंग से संबंधित छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके पेरेंट्स को टीसीएस की बड़ी हाई रेट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये टीसीएस अल्टीमेटली आपको एक्स्ट्रा अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। तो इस रेट को भी 5% से 2% करना प्रस्तावित है। सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विसेज के केस में टीडीएस 194C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिकली डिडक्ट होगा, ऐसा भारत सरकार ने क्लियर कर दिया। यहाँ पर टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टीज से संबंधित ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी नॉन रेजिडेंट इंडियन से या एनआर से कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, तो जनरली हमें टैन लेना पड़ता है और टैन लेकर के फिर टीडीएस कंप्लायंस करनी होती है। तो भारत सरकार ने प्रस्तावित किया है कि हम आपका पैन बेस्ड ही एक फॉर्म फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे, तो इससे कंप्लायंस इन द केस ऑफ पेमेंट टू एनआरआईज इजी हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ऑटोमेशन ऑफ लोअर टैक्स डिडक्शन इन केस ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर किया जा रहा है कि यदि आप छोटे टैक्स पेयर हैं, उसको कैटेगराइज किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप लो रेट सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं टीडीएस का रिलेवेंट अथॉरिटी से, तो इस प्रोसेस को ऑटोमेट किया जाएगा ताकि और ट्रांसपेरेंसी और स्पीडीनेस इस प्रोसेस में फर्दर आपको देखने को मिले। दोस्तों, इस स्लाइड में आपसे डिस्कस करता हूं चेंजेस इन आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन अब भारत सरकार प्रस्तावित कर रही है कि यूजुअली ऐसे सभी करदाताओं के केस में जहां टैक्स ऑडिट लागू नहीं होती,
वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद अगली 31 जुलाई तक रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट होती है। पर अब भारत सरकार एक और कैटेगरी बनाने जा रही है कि यदि आप पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं है, किसी अन्य लॉ में ऑडिट लागू नहीं है, पर आपके पास बिजनेस प्रोफेशन हेड से इनकम है, या आप किसी ऐसी फर्म के पार्टनर हैं जिस पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होती, तो ऐसी परिस्थिति में अब आप 31 अगस्त तक भी आईटीआर फाइल कर पाएंगे। एक प्रकार से आईटीआर फाइलिंग करने की एक नई कैटेगरी 31 जुलाई से बाइफरकेट करके 31 अगस्त और बनाई जा रही। बजट भाषण में आपने सुना होगा कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि रिवाइज आईटीआर की फाइलिंग को अब हम 3 महीने और बढ़ाएंगे, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस। तो ये एक लेजिटिमेट डिमांड थी जनता जनार्दन की कि रिवाइज रिटर्न फाइलिंग करने की समयावधि कम है, इसको बढ़ाया जाए। हालांकि भारत सरकार उसे बढ़ा तो रही है 3 महीने के लिए, परंतु कुछ फीस और मांगी जाएगी। तो presently a revised ITR can be filed up to the expiry of 9 months from the end of financial year. Suppose वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फाइलिंग की बाय डिफॉल्ट डेट होगी 31 जुलाई 2026। आप अगर इस रिटर्न को रिवाइज करना चाहेंगे तो आपको डेट मिलेगी 31 दिसंबर 2026। पर जब ये एक्सटेंशन अब मिलने जा रहा है तो इस एक्सटेंशन से नई डेट हो जाएगी 31 मार्च 2027। तो 3 महीने एक्स्ट्रा करदाताओं को यहां पर मिलेंगे। 9 मंथ की जगह 12 मंथ तक का टाइम लिमिट मिलेगा अप टू द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू फाइल अ रिवाइज रिटर्न। अब तक इस 3 महीने की एक्स्ट्रा अवधि जो जनवरी फरवरी मार्च की होगी, उसमें करदाताओं को रिवाइज रिटर्न की जगह आईटीआर यू भरनी पड़ती थी, जिसमें एडिशनल टैक्स देना था। वो बचत हो जाएगी। हाँ, फीस आपको देनी पड़ेगी। यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक होगी तो 1,000 रुपए, और 5 लाख से ज्यादा होगी तो आपको 5,000 रुपए की फीस का भुगतान करना होगा। ऐसी व्यवस्था भारत सरकार ने इस बजट में की है। दोस्तों, फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर की एक स्कीम भारत सरकार लेकर के आ रही है। 6 महीने की अवधि के लिए होगी। हालांकि इस स्कीम की डेट अभी आने वाले समय में नोटिफाइड की जाएगी, परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका टाइटल दिया गया है फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026। पिछले कुछ महीनों में आयकर विभाग ने सक्रिय रूप से करदाताओं को मैसेजेस भेजे, नोटिसेस भेजे कि आपकी कुछ फॉरेन एसेट्स हैं, फॉरेन इनकम है, जो आपने हमारे हिसाब से अपनी रिटर्न में नहीं दिखाई। तो अब भारत सरकार ऐसे करदाताओं को ऑप्शन दे रही है इस स्कीम के थ्रू कि यदि आपकी कोई अनडिस्क्लोज एसेट आउटसाइड इंडिया है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने बाहर कोई फ्लैट ले लिया, रियल एस्टेट ले ली। दुबई में इस समय बहुत से लोग इंडियन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है, या आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, या कोई भी और सोर्स है जिससे आपको इनकम आ रहा है और आपने आईटीआर में बताना था, ना तो ऐसी एसेट को बताया, ना ही उसकी संबंधित इनकम को बताया, या कोई भी नॉन डिस्क्लोजर रह गया। तो ऐसी परिस्थिति में आपको 30% टैक्स देना है संबंधित एसेट की वैल्यू पर, संबंधित इनकम पर। और ऐसी टैक्स राशि का 100% के बराबर आपको एक्स्ट्रा राशि के रूप में जमा कराना होगा इस स्कीम में। तो आपको एक प्रकार से इम्यूनिटी मिल जाएगी। आपको छोड़ दिया जाएगा कि आपके नॉन डिस्क्लोजर पर संबंधित टैक्सेशन के कॉन्सिक्वेंसेस फिर लागू नहीं होंगे। हाँ, एक शर्त जरूर होगी कि आपकी फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर ना हो। साथ ही एक और कैटेगरी के करदाता यहाँ पर कवर्ड होंगे जो पहले नॉन रेजिडेंट थे, इंडिया से बाहर एसेट्स बनाई, इंडिया में आ गए पर उन एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में यदि उनकी एसेट की वैल्यू 5 करोड़ तक है, तो वो 1 लाख रुपए की फीस जमा करा करके इस विंडो का बेनिफिट उठाएंगे, और फिर उनके अगेंस्ट भी आयकर विभाग कोई प्रतिकूल कार्यवाही नहीं करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम इस बजट से आती दिखाई दे रही है। दोस्तों, बायबैक ऑफ शेयर पर एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इस बजट से प्रस्तावित किया गया कि पिछले बजट में भारत सरकार ने एक टेक्निकल मिस्टेक करी कि आपको बायबैक पर जो भी राशि मिलेगी उसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिविडेंड के रूप में टैक्स कर देंगे। अब मान लीजिए मैंने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और फाइनली 150 रुपए में कंपनी ने बायबैक किया, तो पूरा का पूरा 150 रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स हो रहा था विदाउट गिविंग मी डिडक्शन ऑफ द कॉस्ट एट विच आई परचेज सच शेयर। अब सरकार ने अपनी गलती को सुधारने की प्रक्रिया की और ये कहा कि अब हम बायबैक ऑफ शेयर को कैपिटल गेन हेड में ही टैक्स करेंगे। तो दिस इज इन बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर्स एट लार्ज। कुछ और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कि
इंडिविजुअल टैक्स पेयर से संबंधित हो सकते हैं। इंटरेस्ट अवॉर्डेड अंडर मोटर एक्सीडेंट क्लेम टू बी एग्जम्प्ट। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स के अंदर प्रेजेंटली जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल तो होता है, लेकिन उसमें से 50% राशि टैक्सेबल होती है। अब भारत सरकार स्थिति की गंभीरता को समझते हुए 100% राशि एग्जम्प्ट डिक्लेयर कर रही है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्टेन टैक्स फाइलिंग फॉर्म्स फॉर द सिटीजन। आईटीआर फाइलिंग के फॉर्म या कुछ अन्य फॉर्मों को और सरल किया जा सकता है। Immunity under Section 270 of the Act, even in the case of misreporting of income. Presently आपके असेसमेंट में यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एओ कोई एडिशन करता है तो या तो उसे अंडर रिपोर्टिंग कैटेगरी में रखते हैं, और अगर सीवियर नेचर का है तो मिस रिपोर्टिंग के कैटेगरी में रखते हैं। अंडर रिपोर्टिंग के केस में आपको इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 270 लेने का व्यवस्था है, परंतु मिस रिपोर्टिंग में ऐसी कोई व्यवस्था प्रेजेंटली नहीं है। तो भारत सरकार प्रस्तावित कर रही है कि मिस रिपोर्टिंग के केस में भी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन आपको इम्यूनिटी देगी। कन्वर्जन ऑफ सर्टेन पेनल्टी सेक्शंस इनटू फीस रिजीम। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि पेनल्टी को फीस में कन्वर्ट करने से करदाताओं को नुकसान होता है और सरकार को फायदा होता है, परंतु भारत सरकार इसे एक पॉजिटिव मूवमेंट मान रही है कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऑडिट नहीं कराई तो वो सर्टेन फीस पेमेंट करके अपना कंप्लायंस कर सकता है। रेशनलाइजेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग। अब भारत सरकार ये कह रही है कि हम मैक्सिमम प्रोसिक्यूशन 2 साल तक का लगाने की व्यवस्था लॉ में कर रहे हैं, तो उनके ओपिनियन में ये एक रेशनलाइजेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग की भी प्रावधान अब लॉ में लेकर के आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं दोस्तों, इनकम टैक्स संबंधित प्रावधानों पर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो मुझे लगे मैंने यहां पर रखे, आपके लिए यूजफुल रहेंगे। डिटेल्ड इन अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई और वीडियोस की अगर आवश्यकता रहेगी तो मैं आने वाले समय में आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।